और इस समरी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे और आप ये रियलाइज करेंगे कि कभी कभी आपको रुककर अपनी जिंदगी की स्ट्रेटेजी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए ताकि आप बेहतर बन सके। अपने रिएक्शन को कंट्रोल करके अपनी जिंदगी को कंट्रोल कैसे करना है आप वो भी सीख जाएंगे। जब आप अपने इमोशंस को अपने फैसले लेने देते हैं तो ये बहुत गलत होता है। इसीलिए आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स भी यहाँ पर सीखने को मिलेंगे, क्योंकि खुद को पहचानने से ही सक्सेस का रास्ता खुलता है। तो ये समरी आपको अपने पैशन को चुनने में गाइड करेगी। इसके लिए आपको सबसे पहले इस समरी में बताए गए 4 एलिमेंट्स पर फोकस करना होगा और इसके बाद आगे अपने पैशन को ढूंढने के बाद आप अपने दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं, जो है अपने लाइफ के फोकस एरियाज को चूज करना। अगर आप एम्बिशियस है तो इस चैप्टर से आप अपने स्कोप को बेहतर तरीके से समझेंगे और उसे बोझ जैसा महसूस नहीं करेंगे। इन सारे प्रिंसिपल्स को जान लेने के बाद लास्ट चैप्टर आपको टाइम मैनेजमेंट रूटीन सिखाएगा, जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो क्या आप अपनी लाइफ को 18 मिनट्स में चेंज करने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आगे बढ़ने की होड़ को कम करना। यानी हम सब अपनी गलतियों को मानने से डरते हैं। कुछ लोग जब किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो फुल स्पीड में काम करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से उनको सक्सेस जल्दी मिल सकती है, लेकिन कभी कभी रुककर सांस लेकर और फिर अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में दोबारा से सोचना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको कुछ देर के लिए खुद को स्लो कर देना चाहिए। अगर आप एक बहस या झगड़े में फंसे हैं और आपको लग रहा है कि शायद आप गलत साइड खड़े हैं, तो अपनी स्पीड को स्लो करके ध्यान से सोचना चाहिए कि आगे क्या कहना है। दूसरी स्ट्रेटेजी है रुक करके फिर से शुरू करना। चलिए मानते हैं कि आप अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर आपका आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इससे पहले कि आप अपने फेल होते बिजनेस में ज्यादा टाइम और पैसा लगाएं, आपको ऐसी सिचुएशन में रुककर सब कुछ फिर से शुरू करना चाहिए। तो आइए डॉक्टर एलन रोजेनफील्ड का एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। वो कोलंबिया स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन थे और उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद में ही अपना ज्यादातर जीवन बिताया, खासकर HIV लोगों की मदद में। डॉक्टर एलन एक बड़े लीडर थे और उनके गुजर जाने के बाद स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का नाम उनके ऊपर रख दिया गया। एक बार डॉक्टर एलन छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन देने पर अपने दोस्त ली के साथ डिबेट कर रहे थे। डॉक्टर एलन इस सब्जेक्ट में नॉलेज रखते थे और उनका मानना था कि बच्चों को वैक्सीन देना चाहिए। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने सॉलिड फैक्ट्स भी दिए, जिसमें बताया गया है कि किस तरह वैक्सीन ने लाखों लोगों को पोलियो और मिजल्स जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाया है। दूसरी तरफ उनके दोस्त ली वैक्सीन के खिलाफ थे। ली ने इंटरनेट में एक आर्टिकल पढ़ी थी जिसके बेसिस पर वो अपनी बात को सही मान रहे थे। उन्होंने कहा कि वो आर्टिकल साबित करता है कि वैक्सीन से काफी लोगों को नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर एलन इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे, इसीलिए वे ली के बिना ठोस सबूत वाले आर्टिकल के ऊपर हंस भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गुस्सा करने और खुद को सही साबित करने के बजाय बहस करना बंद कर दिया। थोड़ा स्लो हुए और थोड़ी देर सोचा। फिर डॉक्टर एलन ने ली से कहा कि उन्होंने उस आर्टिकल को नहीं पढ़ा है और उसे पढ़ने के बाद ही वो अपना फीडबैक देंगे। तो ठीक इसी तरीके से काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर वो अपनी गलती मानेंगे तो वो अपना सम्मान, पोजीशन और पावर खो देंगे, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उल्टी है। पूरी दुनिया के सामने अपनी गलती को मानना एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत शख्स होने की निशानी है। इसलिए अगर आपकी कोई बात या फिर कोई काम नहीं बन रहा हो तो उसे खत्म करके कुछ और नया शुरू करने में कोई गलत बात नहीं है। अपनी जिद में अपने फ्यूचर के मौकों को मत खोइए। ऐसी सोच जो आपको रोके रखे उसे छोड़ देनी चाहिए। यही सक्सेस पाने और आगे बढ़ने का रास्ता है। और इस आगे बढ़ने के रास्ते में सवाल है कि आपको कहाँ पहुँचना है। मतलब ये कि आपको याद है आपके स्कूल के मैथ्स टीचर को आप पसंद नहीं करते थे और उनकी ही वजह से आप मैथ्स में फेल हो गए थे और शायद डिग्री भी नहीं ले पाए थे। बहुत सारे लोग ऐसे ही जाल में फंस जाते हैं क्योंकि हम बाहर के फैक्टर्स को हमारी प्रेजेंट सिचुएशन के नतीजों पर हावी होने देते हैं। अपने फैसलों के बारे में बात करें तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में है,
पर आप गलत है। अक्सर किसी ट्रिगर पर जब आप बिना सोचे झट से रिएक्ट करते हैं तो उसकी वजह से आप इन नतीजों पर पहुंचते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके मैथ्स टीचर जिन्होंने आपको कम मार्क्स देने का डिसीजन लिया, तो यहाँ पर आपको अपना फोकस बदलना होगा। लाइफ के ट्रिगर को हमारे नतीजों यानी कि हमारे रिजल्ट को कंट्रोल करने देने के बजाय आपको खुद ही अपने रिजल्ट को कंट्रोल करना होगा। और आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप ये सोच लेंगे कि आपको क्या नतीजा चाहिए, क्या रिजल्ट चाहिए। फिर आपको स्लो हो जाना चाहिए और वैसा रिएक्शन ढूंढना चाहिए जो गारंटी देगी कि आपने जैसा सोचा है वही नतीजा, वही रिजल्ट निकलेगा और आपको मनचाही सक्सेस मिलेगी। इस बुक के ऑथर पीटर एक कंसल्टेंट भी है। उनके एक क्लाइंट का नाम हंटर था, जिनकी कंपनी पर बहुत सारे केस चल रहे थे और उनका नाम प्रेस के सामने बहुत ही खराब था। पीटर हंटर के प्रॉब्लम्स को सुलझाना चाहते थे। एक दिन हंटर ने पीटर से कहा कि दिखने में तो वो उनकी हेल्प के लिए रेडी लगते हैं, पर वो उनकी कंपनी को इन प्रॉब्लम से उबार नहीं पाएंगे। हंटर ने पीटर से ये भी कहा कि उन्होंने पहले भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स को हायर किया था और पीटर के फेल होने के बाद आगे भी कंसल्टेंट्स हायर करेंगे। इस बात को सुनकर पीटर को बहुत बुरा लगा और हंटर के ऑफिस से निकलने के बाद उन्होंने फौरन अपने अंकल को कॉल किया और अंकल से कहा कि वे हंटर को पसंद नहीं करते, इसलिए वे उसकी कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे। अंकल इस बात को सुनकर हंसे और पीटर को एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाया। उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि हम जिसके साथ बिजनेस करते हैं वो हमें पसंद आए, हमें तो बस अपने बिजनेस या काम पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए पीटर ने डिसाइड किया कि वे हंटर के लिए काम करेंगे और वहां उन्होंने काफी सालों तक काम भी किया। एक दिन पीटर हंटर के ऑफिस गए और वहां शेल्फ में अपनी लिखी हुई किताबें देखी। पीटर ने पूछा कि क्या हंटर ने उस किताब को पढ़ा है। हंटर ने जवाब दिया, हाँ, उसने वो बुक पढ़ी है और ये भी बताया कि बुक बहुत अच्छी है। उस एक बातचीत ने पीटर के मन में हंटर के लिए उनकी सारी भावनाओं को बदल दिया। अब वे हंटर को पसंद करने लगे थे। अगर पीटर ने हंटर को नापसंद करने की वजह से उसकी कंपनी में काम नहीं किया होता तो उन्हें वो जॉब नहीं मिलती जो उन्हें सालों तक पैसे देता रहा। तो एग्जैक्टली यही होता है जब हम अपने रिएक्शन को डिसाइड करने देते हैं कि हमें आगे क्या करना है, और इन्हीं वजहों से हम बहुत सारे अच्छे मौके भी खो देते हैं। तो इस तरीके से कोई भी मौका आप ना खोए, उसके लिए आपको सही कदम चूज करना होगा, यानी 4 एलिमेंट्स के इंटरसेक्शन पर अपना अगला कदम चुनिए। आइए जानते हैं कि हमें ये कैसे करना है। हम बहुत ही शोर शराबे वाली दुनिया में रहते हैं और बहुत सारी चीजों को करना चाहते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम ये कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि क्या चूज करना है। फिर आखिर में हम कुछ नहीं करने का फैसला लेते हैं। तो आप अभी से इस पर काम करना शुरू नहीं करेंगे तो आगे जाकर लाइफ में इतने ज्यादा मौके आएंगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आपको 4 एलिमेंट्स पर यानी कि 4 एलिमेंट्स पर ही फोकस रखना है। फर्स्ट एलिमेंट है आपको अपनी ताकत के बारे में, अपनी पावर के बारे में पता होना चाहिए और इसमें मास्टर बन जाने तक खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। जब आप उस बात पर अपना फोकस रखते हैं जिसमें आप बेस्ट हैं, तो आपके जीतने के ज्यादा चांस होते हैं। सेकंड एलिमेंट है कि अपनी कमजोरियों से भागिए मत, बल्कि उसे अपनाइए, एक्सेप्ट कीजिए। इस कमजोरी से फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। अगर लोगों को पता चलेगा कि आपको अपनी कमजोरियों से कोई तकलीफ नहीं है तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। थर्ड एलिमेंट आता है कि अगर आप में कुछ बात है जो सबसे यूनिक, सबसे अलग है, तो उसे चेंज ना करें। दुनिया से अलग और डिफरेंट होना बड़ी बात होती है। जब आप वही करते हैं जिसे पूरी दुनिया फॉलो कर रही है तो आप कंपटीशन में शायद ही जीत पाएंगे। इसीलिए आप में जो बात अलग है उसे एक एडवांटेज की तरह लीजिए और उसका फायदा उठाइए। फोर्थ एलिमेंट है कि अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का पैशन ढूंढना। जब आप आने वाले साल की प्लानिंग शुरू करेंगे तो आप फोकस अपनी इच्छा पर रखें, ना कि उन चीजों में जिससे आप पैसे बनाते हैं। आपका पैशन ही एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे आप हमेशा कर सके और उसे करने के लिए कुछ सोचना ना पड़े। तो चलिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे एक इंसान ने अपनी कमजोरी को अपनाकर उससे अपना काम बनाया। जॉफ एक सक्सेसफुल आदमी है और बड़े दिल वाले होने के लिए बहुत ही फेमस है। चैरिटी फाउंडेशन को अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा देना उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था।
एक बार जॉफ अपने दोस्त के साथ लंच कर रहे थे, तभी वहां वेटर ऑर्डर लेने आया। जॉफ ने उससे श्रिम्प्ड सैलेड मंगाया, लेकिन कहा कि उन्हें अपना सैलेड सैल्मन के साथ चाहिए, श्रिम्प के साथ नहीं। वेटर ने हंसकर जॉफ से कहा कि वो इसका अरेंजमेंट कर लेगा और कहा कि इसके लिए उन्हें एक एक्स्ट्रा $1 देने पड़ेंगे, क्योंकि सैल्मन श्रिम्प से ज्यादा महंगा है। कुछ पल सोचने के बाद जॉफ ने कहा कि अब वे श्रिम्प ही लेंगे, सैल्मन नहीं। हालांकि जॉफ काफी अमीर है, लेकिन फिर भी वे $1 की भी कीमत समझते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि जॉफ बहुत कंजूस है या फिर अजीब है, लेकिन उन्हें जॉफ की सोच के बारे में कुछ नहीं पता, जिसने उन्हें सक्सेसफुल बनाया है। जॉफ अपने प्रिंसिपल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उनका मानना है कि अगर कोई चीज रिटर्न में डबल वैल्यू नहीं देती तो उसके लिए अपने पैसे लगाना बेकार है, फिर चाहे वो $1 ही क्यों ना हो। जॉफ एक ऐसी एग्जाम्पल है जिन्होंने अपनी कमजोरी को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इन्हीं प्रिंसिपल्स की वजह से उन्होंने अपनी दौलत बनाई। जॉफ का पैसे के लिए जो ये अजीब सा नजरिया है, उसे उन्होंने दिल से अपनाया है। अगर आप एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जो दूसरों से अलग है, तो आपको खुद को पहचानना होगा। आपको अपनी ताकत यानी कि अपनी पावर और कमजोरी के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि आप उन पर फोकस करके उन्हें अपने काम में लगा सके। दूसरों से अलग होने की वजह से आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आपको सक्सेसफुल बनना है क्योंकि आप अलग है, यूनिक है। और ये बात जान लेने के साथ अब आगे हमें डिसाइड करना होगा कि करना क्या है। डिसाइडिंग व्हाट टू डू। आइए जानते हैं। क्या आपको वो वक्त याद है जब आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते थे, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि स्टार्ट कहाँ से करना है? एक्चुअली हम सभी को ना इससे गुजरना पड़ता है। हमें लगता है कि किसी काम को ज्यादा करने से हम ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन हकीकत में ये इससे ठीक उल्टा है। अगर आपकी लिस्ट में करने के लिए 20 काम है तो आप थक जाएंगे और हार्डवर्क करने के बजाय आप बस रुक जाएंगे। हर साल आपका फोकस 5 चीजों पर होना चाहिए, जिसमें से 3 गोल अपने काम के लिए और 2 अपने पर्सनल लाइफ के लिए होंगे। इसीलिए जब आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे तो उसमें सिर्फ वो 5 चीजें लिखिए जिनमें आपका फोकस रहता है। जैसे कि फियोरेला एक मिड साइज टेक कंपनी की सेल्स हेड थी। उन्होंने पीटर की हेल्प मांगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रही थी। फियोरेला के पास करने के लिए काफी कुछ था। उन्हें एशिया में सेल्स की परफॉर्मेंस के मुद्दे को सॉल्व करना था, यूएस टीम के कुछ प्रॉब्लम को भी फिक्स करना था और सीईओ के साथ स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करनी थी। ये सब टास्क फियोरेला के उस एक दिन की टू डू लिस्ट में लिखा था। इसके अलावा भी उन्हें बहुत कुछ करना था। फियोरेला के पास इतना ज्यादा काम था कि उन्हें पता ही नहीं था कि करना क्या है। वो बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है और कुछ भी शुरू नहीं कर पाती थी। ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि उन्होंने पहले से ही इन कामों के आगे हार मान ली थी। उन्हें सांस लेने के लिए कुछ पल चाहिए थे। फिर जब फियोरेला ने अपनी लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने का सोचा तो उन्हें उसमें ऐसे काम दिखाई दिए जो वाकई में इम्पोर्टेंट नहीं थे। ये काम बस कैलेंडर में जगह घेर रहे थे और यही उन्हें परेशान करते थे। तो अगर आप एक एम्बिशियस शख्स है तो आपको ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है, वरना आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले उन 5 कैटेगरीज के बारे में डिसाइड कीजिए जिनमें आपको इस साल फोकस करना है। फिर एक ऐसी लिस्ट तैयार कीजिए जिससे आप अपने इन गोल्स को अचीव कर सके। ऐसा करने से आप ये पक्का कर लेंगे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इससे आप फोकस्ड रहेंगे, आपको कोई डर नहीं होगा और सारा दिन थका हारा भी आप महसूस नहीं करेंगे। वो एक कहावत है ना कि कभी कभी कम भी ज्यादा होता है। तो आपको आने वाले साल के लिए अपने 5 गोल्स सोचने चाहिए। बस याद रखिए कि आपको 3 करियर गोल्स और 2 पर्सनल गोल्स बनाने हैं। तो गोल्स डिसाइड होने के बाद हमें अगला स्टेप लेना है कि अपनी टू डू लिस्ट में से चीजें निकालनी होगी। जब आपने फोकस करने के लिए 5 कैटेगरीज चूज कर ली है और अपने सारे टास्क को सही कैटेगरीज में रखना भी सीख लिया, तो अब टाइम आता है अपने बाकी के दूसरे टास्क के बारे में सोचने का। सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के बाद आपके पास वो टास्क बच जाएंगे जिनकी कोई कैटेगरी नहीं है, पर आपको इन्हें करना भी है। आपके पास ऐसे काम भी होंगे जिसे आप दिन में कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसे टास्क का क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप बैठकर अपनी लिस्ट को रिव्यू कीजिए। आपके पास 4 चॉइस है। आप इन टास्क को अभी कर सकते हैं या फिर कल या परसों के लिए भी टाल सकते हैं। आप इन टास्क को ऐसे लिस्ट में रख सकते हैं जिसे आप बाद में कभी ना कभी जरूर करेंगे।
या फिर इन टास्क को आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि आपको किसी भी टास्क को 3 दिनों से ज्यादा तक टू डू लिस्ट में नहीं रखना चाहिए। इस अधूरे टास्क से आप थका सा महसूस कर सकते हैं, इनके बोझ के नीचे दब सकते हैं और खुद को कहीं खो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको गुस्सा आए और आप ऐसा व्यवहार करें, ऐसा बिहेव करें जो आपकी नेचर में ही ना हो। तो आइए डोव का यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। डोव एक प्रोफेशनल सर्विस फर्म के सीईओ है। इनकी लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल है और सभी उन्हें बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो एक अच्छे इंसान भी है। डोव के पास एक सक्सेसफुल जॉब है, खुशहाल शादीशुदा जिंदगी और बच्चे हैं। वो इंटेलिजेंट भी है और अपनी कम्युनिटी का भी ख्याल रखते हैं। डोव काफी किताबें पढ़ते हैं, जिस वजह से पार्टियों में लोग उनके आसपास रहना पसंद करते हैं। हालांकि एक दिन डोव ने अपना फोन फेंक दिया था जो उनके किसी एम्प्लॉय को लगते लगते बचा, लेकिन इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा करना उनकी आदत नहीं है, ये उनकी पहचान है ही नहीं। डोव एक अच्छे इंसान है जिन्हें सारे लोग पसंद करते हैं। तो आखिर उस दिन उन्हें हुआ क्या था? अब सिंपल तरीके से कहे तो उनके टास्क की लंबी सी लिस्ट को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान थे। डोव के काफी काम ऐसे रह गए थे जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाए थे। इस वजह से वे खुद को बेकार महसूस करते थे। उनके पास जो भी अचीवमेंट थे उन्हें लेकर वे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि वे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फोन फेंकने के बाद डोव ने माफी मांगने की कोशिश की और सब कुछ ठीक करना चाहा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लोगों के सामने उनकी एक गलती भी लोगों का नजरिया बदल सकती थी। और बस यही वो पल था जो डोव की पहचान बन गई, क्योंकि वो अपनी टू डू लिस्ट को सही तरीके से चला नहीं पाए थे। तो अगर आप डोव की तरह गुस्से से नहीं फूटना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक सीखनी चाहिए। हर सुबह आपको अपने फोन अलार्म को 1-1 घंटे के लिए सेट करना चाहिए। फिर आप खुद से 2 सवाल कीजिए। पहला सवाल, जो पिछला 1 घंटा गुजरा क्या मैं उसमें प्रोडक्टिव रहा? दूसरा सवाल, ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ जिससे अगला 1 घंटा पहले वाले से बेहतर हो? तो ऐसा करने से आपका फोकस अभी के टास्क पर टिका रहेगा और लिस्ट के बाकी टास्क आपको बेचैन नहीं करेंगे। आपको अपने हर घंटे को यूज करना चाहिए। तो अपनी टू डू लिस्ट के बारे में बहुत ही कमाल की बातें जानने के बाद अब बारी आती है अपने डेली रूटीन को तैयार करने की। क्या आपको एक दिन में सब कुछ करने का टाइम मिल जाता है? बेशक नहीं। सब लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास टाइम की बहुत कमी है और बस यही प्रॉब्लम है। तो हमने पिछले चैप्टर्स में जाना कि हमें अपने टू डू लिस्ट के 5 कैटेगरीज पर फोकस कैसे करना है, जिनमें 3 कैटेगरीज अपने काम या जॉब से रिलेटेड और बाकी के 2 कैटेगरीज आपकी पर्सनल लाइफ के लिए होते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट रखने से टाइम की कमी की प्रॉब्लम एक मैजिक की तरह खत्म नहीं हो सकती। असली चैलेंज तो है आपके प्लान की एग्जीक्यूशन, यानी कि आप अपने प्लान को कैसे चलाते हैं। इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस के रहते हुए आप अपने प्लान पर कैसे टिके रह सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। आपको एक रूटीन बनानी पड़ेगी। ये है 18 मिनट्स टेक्निक, यानी कि 18 मिनट की टेक्निक। सबसे पहले हर सुबह अपनी टू डू लिस्ट की प्लानिंग के लिए 5 मिनट लगाइए। याद रखिए, आपको वही काम लिखने हैं जो आपके 5 कैटेगरीज में फिट बैठते हो। फिर हर घंटे आपको 1 मिनट के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी चेक करनी चाहिए और देखना चाहिए कि आप कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे लास्ट स्टेप आता है कि हर रोज दिन के आखिर में 5 मिनट के लिए ये रिव्यू करना कि आपका दिन कैसे बीता। आप ये पूछ सकते हैं कि आपने दिन भर में क्या सीखा, आपको कौन सी बात में इम्प्रूव करना है। जैसे कि जैक ललान एक फिटनेस गुरु थे। वो लोगों से भरी नावों के साथ खुद को बांधकर 1 माइल तक स्विम करके इन नावों को खींचने के लिए फेमस थे। वैसे ऐसा करना काफी यूनिक है, जिसके लिए काफी ज्यादा पावर चाहिए। जैक का शो टीवी पर आता था और ये शो अमेरिका के टीवी पर चलने वाली सबसे लंबी फिटनेस शो थी। ये 34 सालों तक चली थी। लोगों को ये नहीं पता था कि जैक एक टीवी सेलिब्रिटी से बढ़कर थे। उन्होंने बहुत सारी एक्सरसाइज मशीन बनाई जो कि पूरी दुनिया में मशहूर थी। इनमें से एक था वेट सिलेक्टर्स मशीन, जो हेल्थ क्लब में यूज होता था। जैक की सक्सेस का सीक्रेट बहुत ही सिंपल था। उन्होंने अपने लिए एक सॉलिड रूटीन बनाई थी जिसे वो रोज फॉलो करते थे। जैक हर सुबह 2 घंटों के लिए एक्सरसाइज करते, 1.5 घंटे के लिए वेट लिफ्टिंग करते और बाकी के आधे घंटे में स्विम या वॉक करते। 90 साल की उम्र में जैक गुजर गए, पर आखिरी दिनों तक वे अपनी उम्र के बावजूद भी अपना रूटीन फॉलो करते रहे। उनकी लिखी हुई आखिरी बुक थी
लिव यंग फॉरएवर जो उनकी 11वीं बुक थी। 90 की उम्र में बुक लिखना आसान बात नहीं है, लेकिन अपने ओल्ड एज में वेट लिफ्ट करना सुपर ह्यूमन जैसा है। जैक को पता था कि अपना फोकस कहाँ रखना है और वे इस बात को कभी नहीं भूलते थे। उन्होंने कभी एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, क्योंकि वे अपने रूटीन की पावर में बिलीव करते थे। अगर आपको भी जैक जैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और सक्सेसफुल बनना है, तो आपको अपने गोल्स को अपना रिचुअल बनाना ही होगा। 18 मिनट्स रिचुअल को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कीजिए और देखिए कि आपकी लाइफ रोज कैसे बेहतर होती है। तो इसी के साथ टाइम आ गया है कंक्लूजन का। तो मुद्दा मामला ऐसा है समरी का कि यहाँ पर अब आप जान ही गए हैं कि कैसे अपने 18 मिनट खर्च करके अपनी जिंदगी आप बदल सकते हैं। ये जानने के बाद अब आप थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं। आपको जो भी बातें रोक कर रखती है, आपको उन्हें छोड़ना होगा। खुद की गलतियों को मानना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक स्टेप है जिससे आप बेहतर सोचेंगे और अच्छा काम करेंगे। आपने ये भी सीखा कि अपने रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करना है ताकि आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सके। ये हमेशा आपके इमोशंस पर डिपेंड नहीं करता। आपको अपने फैसलों के बारे में स्मार्ट होना जरूरी है, और भले ही कितना मुश्किल ही क्यों ना हो, आपको हमेशा सही स्टेप लेना चाहिए। अपनी लाइफ को बदलने के लिए आपको 4 एलिमेंट्स पर फोकस रखना होगा। ये एलिमेंट्स है आपकी ताकत, कमजोरी, आपके डिफरेंसेस और लाइफ के पैशन। इस समरी में आपने हर साल अपनी जिंदगी के 5 एरिया को कवर करने के लिए अपने गोल्स को कम करना सीखा। अगर आप 5 से ज्यादा कैटेगरीज पर फोकस करते हैं तो आप गुम हो जाएंगे, खो जाएंगे, क्योंकि आप सबको एक साथ हैंडल नहीं कर सकते। आपने 18 मिनट की रूटीन भी सीखी जो आपको फोकस करने में हेल्प कर सकती है और आपके डिस्ट्रैक्शंस को भी हटाती है। इस रूटीन को फॉलो करने के लिए आपको रोज सुबह 5 मिनट अपनी प्लानिंग में लगानी चाहिए। फिर आपको हर घंटे 1 मिनट के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी को चेक करना चाहिए और दिन खत्म होने पर 5 मिनट अपने पूरे दिन का रिव्यू करना चाहिए। इस रिचुअल को रोज फॉलो करके आप अपनी सक्सेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हैं। तो इंतजार किस बात का? 18 मिनट यानी कि 18 मिनट टेक्निक को यूज करके आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। आप ऐसी डेली रूटीन बनाइए जो विनर्स के लिए बनी है, और इस बारे में तो आपने जान ही लिया है। तो इसी के साथ मैं कहूंगी कि समरी तो यहीं पर समाप्त होती है, खत्म होती है, लेकिन हमारी 18 मिनट की जर्नी शुरू होनी अभी बाकी है। चाहे तो अभी से शुरू कर लीजिए, या फिर कोई ना टू डू लिस्ट में कल का दिन ऐड कर लीजिए। अंत पंत बस शुरू करना है, जब भी करे जैसे भी करे। और ये समरी आपको कैसी लगी, इसी के साथ ये बताना बिल्कुल ना भूले कमेंट बॉक्स में लिख करके। साथ ही साथ अगर आप किसी और बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी हमें बता दीजिए। और अपना ढेर एंड गेट द राइट थिंग्स डन, जिसे लिखा है पीटर ब्रैगमैन ने।